दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया पर केजरीवाल भड़के हुए हैं। उन्होंने ट्वीट कर एडमिशन सिस्टम को बेतुका करार दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि इस सिस्टम में दिल्ली के छात्रों को किसी तरह की तरजीह नहीं मिलती है। केजरीवाल के इस ट्वीट को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने इसको प्रचार का हथकंडा करार दिया है तो कांग्रेस और जेडीयू भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज हम करेंगे इसी मुद्दे पर बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। और बहस की शुरुआत 3 मिनट 36 सेकेंड बाद। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश को लेकर भटक रहे ये छात्र परेशान हैं। पहली और दूसरी कट ऑफ लिस्ट आने के बाद भी हजारों छात्रों को एडमिशन नहीं मिल रहा है। छात्रों की समस्या के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यूनिवर्सिटी की नामांकन प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रवेश प्रक्रिया बेतुकी है। यहाँ दिल्ली के स्थानीय लोगों के लिए ना तो कोई कोटा सिस्टम है और न ही अलग अलग बोर्ड्स के प्राप्तांकों के सामान्यकरण की व्यवस्था और न ही कोई प्रवेश परीक्षा। 2.5 लाख बच्चे 12वीं पास करते हैं दिल्ली के, और उसके अंदर मात्र 54,000 सीटें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, और उसमें भी ज़्यादातर सीटें बाहर के स्टेट्स के आने वाले बच्चे इसलिए ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पे नंबर लाने थोड़े आसान हैं। तो इसके अंदर दिल्ली के बच्चों का तो बहुत नुकसान हो रहा है। केजरीवाल कुछ कहें और उस पर विवाद ना हो ये तो मुमकिन नहीं है। बीजेपी ने फौरन केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल इस मसले पर राजनीति कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने इस पर बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी और कहा कि बगैर सलाह मशवरे के कोई भी फैसला थोपा नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल से जो भी कोई काम करना चाहिए बड़े सोच विचार के साथ और गहन मंथन होना चाहिए, आपस में वार्तालाप होना चाहिए, तब किसी फैसले पे आना चाहिए। किसी एक आदमी का विचार उस पर लागू हो, मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूँ। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है, वो चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो बनारस में हो, चाहे वो देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उस पर पूरे देश का समान अधिकार होता है। बाहरी छात्रों के मुकाबले दिल्ली के छात्रों को तरजीह देने के केजरीवाल के बयान पर जेडीयू आग बबूला है। जेडीयू ने केजरीवाल को दूसरी यूनिवर्सिटी खोलने की नसीहत दे डाली। अरविंद केजरीवाल जी को पता रहना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। केंद्रीय यूनिवर्सिटी पे पूरे देश का हक होता है। दिल्ली के लोगों को बिल्कुल होना चाहिए, उसके लिए दिल्ली सरकार एक अलग से और यूनिवर्सिटी खोल ले। सियासत से इतर दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षक भी केजरीवाल के इस बयान से खफा हैं। दिल्ली के छात्रों को एडमिशन में कोटे के सवाल पर डूटा के अध्यक्ष ने इससे साफ इनकार कर दिया। करीब 40-41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका ये मकसद है कि पूरे देश के कोने कोने से, रिमोट एरिया से भी कोई भी स्टूडेंट यहाँ के दाखिला ले सकता है। तो इसलिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस का रहना और ओपन होना सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। केजरीवाल के लोकल छात्रों को तरजीह देने के मुद्दे पर छात्रों में अलग अलग राय है। कोई मना कर रहा है तो कोई अपनी परेशानियों का हवाला देकर इसको सही ठहरा रहा है। बाकी लोग आके एडमिशन लेते हैं, हम दिल्ली वालों को नहीं मिलता इतना प्रिविलेज। हम 90% वाले भी अभी लाइन में खड़े होते हैं, 70% वाले भी लाइन में खड़े होते हैं। 70 वालों को एडमिशन मिल रहा है, 90 वालों को नहीं मिल रहा। तो आई थिंक मिलना तो चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय एक सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी है और कोई भी छात्र छात्राएं किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, यहाँ के पढ़ सकता है। जिस तरह दिल्ली का स्टूडेंट बाहर जाके पढ़े। कुछ परसेंट तक तो अलाउ करना चाहिए, कुछ हद तक। कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए कि रिटन एग्जामिनेशन हो जाए या वर्बल एग्जामिनेशन हो जाए, कुछ परसेंटेज हो जाए, छूट मिल जाए। डीयू में एडमिशन के वक्त हर साल इस तरह की सियासत होती रही है। कुछ दिनों पहले बीजेपी के नेता विजय गोयल ने भी उस वक्त की शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी से लोकल छात्रों को तरजीह देने की मांग की थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल के इसमें कूदने के बाद कोई ठोस पहल होती है या फिर हर बार की तरह एडमिशन खत्म, सियासत खत्म। पायल भुयन के साथ चंद्रमोहन कुमार, IBN 7। और दिल्ली विश्वविद्यालय के नामांकन प्रक्रिया को बेतुका बताने के केजरीवाल के बयान पर कई सवाल भी खड़े होते हैं, जो हम आज के मुद्दा में उठाएंगे। बड़ा सवाल है कि क्या केजरीवाल डीयू में बाहर के छात्रों के साथ भेदभाव करना चाहते हैं? क्या स्थानीय छात्रों को एडमिशन में बाहर के छात्रों पर तरजीह देनी चाहिए? क्या छात्रों को लेकर सभी दल सियासी रोटियां सेक रहे हैं? क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नामांकन में भेदभाव होना चाहिए या नहीं? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूं। बिजेंद्र गुप्ता, नेता बीजेपी हमारे साथ मौजूद है। रागिनी नायक, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ भारद्वाज का इंतजार हो रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। नवल शर्मा, प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ हैं। सैयद असीम वखार साहब, नेता समाजवादी पार्टी हमारे साथ मौजूद है। रागिनी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप तो डीयू से बहुत समय से जुड़ी रही हैं, खुद अध्यक्ष भी रही हैं, ये बताएं कि क्या इस तरह की डिमांड जायज है या नहीं है?
नवजोत, पहले तो ये डिमांड है या अंधेरे में तीर है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। आखिर आम आदमी पार्टी क्या कह रही है कि क्या कुछ रिजर्वेशन की प्रक्रिया हो या बाहरी स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से दाखिला देने से रोक दिया जाए? क्या ये समन्वय के साथ होगा? क्या ये संसद में, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट और यूजीसी एक्ट से गवर्न होते हैं, जिनमें संशोधन पार्लियामेंट ही ला सकती है, तो क्या ये केंद्र सरकार से अपील है? अभी तो सब कुछ मुझे लगता है अंधेरे में है, तो इस पर सटीक टिप्पणी तो की ही नहीं जा सकती। पर मैं ये जरूर कहूंगी कि वही केजरीवाल जो खुद दिल्ली के नहीं है, खुद बाहरी हैं, वही केजरीवाल जो आज पंजाब में, गोवा में पूरे राजनीतिक देश के राजनीतिक दंगल में पांव पसारना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश और बिहार का कोई मेधावी छात्र आकर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़े। जो दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उनके छात्र आकर पढ़े। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर इनके दोहरे चरित्र का पर्दाफाश होता है। रागिनी, मैं लौटूंगी आपके पास। रागिनी, मैं लौटती हूँ आपके पास क्योंकि सौरभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि रागिनी ने जो सवाल किए उसका जवाब तो आपसे चाहूंगी, उससे पहले ये बताएं आपको क्या लगता है कि क्यों रिजर्वेशन होना चाहिए दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि दिल्ली के अंदर करीब 2.5 लाख बच्चे हर साल 12वीं पास करके कॉलेज की तलाश में निकलते हैं और दिल्ली के अंदर बहुत कम कॉलेजेस हैं। जितनी सीटें अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बताऊं तो मात्र 54,000 सीटें हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। उसके अलावा आईपी यूनिवर्सिटी की 22,000 सीटें हैं और बाकी एक अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, उसकी 2200 सीटें हैं। तो एक तो वैसे ही दिल्ली के अंदर कॉलेजेस कम हैं। ये बात सही है कि सरकारों को इसके लिए काम करना चाहिए था। रागिनी नायक जी की सरकार यहाँ 15 साल थी, वो काम नहीं कर पाई, बट फिर भी कोई बात नहीं। पर सवाल तो आप पे भी है, मैनिफेस्टो में आपने भी 20 कॉलेज खोलने का वायदा किया था, वो भी आप नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल, विश्वविद्यालय बाकी भी तो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अकेला तो नहीं है। आप खुद बताएं, आपके पास 6 विश्वविद्यालय, आप उनमें क्यों नहीं कोटे की सिफारिश? हमारे जो विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर सीटें बढ़ाने का काम चल रहा है और आने वाले 2 सालों के अंदर हम 15,000 तक सीटें और बढ़ाएंगे। नए कॉलेजों की कहाँ तक पहुंची बात सौरभ जी? नए कॉलेजेस जिसका जो जिक्र आपने मैनिफेस्टो में किया था, उसका क्या हुआ? आप तो कह रहे थे 20 कॉलेज खोले जाएंगे। जी बिल्कुल, जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं उनके अंदर सीटें बढ़ाई गई हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी काम हो रहा है। जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी थी, जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी थी, जिसके अंदर 2200 सीटें हुआ करती थी, उसके अंदर आने वाले 2 सालों में उसको बढ़ा के 15,000 सीटें करी जा रही हैं। कॉलेज नए की कहाँ तक पहुंची बात सौरभ, नए कॉलेजेस खोलने की? देखिए, नए कॉलेजेस खोलने का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, उसके अंदर थोड़ा समय लगता है, बट जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं उसके अंदर भी सीटें बढ़ाने का काम चल रहा है। जो मुझे लगता है जिससे भी ये भी फायदा होता है कि देखिए, नए स्टूडेंट्स तो चाहे नए कॉलेजेस हों या एग्जिस्टिंग के अंदर सीटें बढ़ाई जाए, दोनों में ही फायदा होता है। ऑब्वियस सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, रागिनी जवाब रख रही है इसका। रागिनी रखिए, फिर मैं विजेंद्र जी के पास जाऊंगी। रागिनी, देखिए, अगर दिल्ली में 15 साल शासन करने वाली कांग्रेस सरकार का लक्ष्य होता केंद्र के साथ हर बात पर टकराव करने का, तो हाँ, जो सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं वो उसी तर्ज पर, आम आदमी पार्टी की तर्ज पर चलते। लेकिन हम सच में चाहते थे कि उच्च शिक्षा में दिल्ली के छात्रों को ज्यादा जगह मिले, इसीलिए आईपी यूनिवर्सिटी बनाई कांग्रेस सरकार ने, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाई, इंजीनियरिंग के लिए एनएसआईटी खोला, लॉ कॉलेज खोला, और यही नहीं, दिल्ली के छात्रों को उसमें 85% तक आरक्षण भी दिया गया, क्योंकि ये दिल्ली प्रदेश की यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन जब आप नवजोत पूछ रही हैं सौरभ भारद्वाज से, तो एक मिनट, तो सौरभ भारद्वाज भविष्यकाल की बात कर रहे हैं। 1.5 साल हो गया, एक सीट, इन्होंने मैनिफेस्टो में सिर्फ 20 नए डिग्री कॉलेज नहीं लिखे, ये लिखा है कि दुगना करेंगे अंबेडकर यूनिवर्सिटी की सीटों को। एक नई सीट 1.5 साल में नहीं आई, कह रहे हैं 2 साल में आ जाएगी, देखेंगे। दूसरी बात कह रहे हैं कि नया कॉलेज केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होगा। क्या आपके पास, आप जो गेस्ट टीचर्स को यहाँ पर दिल्ली में तड़पा रहे हैं, आप कहाँ से टीचर्स, प्रोफेसर्स लेकर आएंगे? क्या उनकी नियुक्ति के प्रावधान है? क्या केंद्र सरकार से आप बात कर रहे हैं? ये दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति कर रही है। ठीक है विजेंद्र जी, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। विजेंद्र गुप्ता जी, विजय गोयल जी तो खुद इसकी सिफारिश कर चुके हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कि कोटा होना चाहिए। रागिनी, विजेंद्र गुप्ता जी को इंक्लूड कर लो, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। विजेंद्र गुप्ता जी, विजय गोयल जी तो खुद इस बात को मान रहे हैं, लेकिन फिर आपका विरोध किसको लेकर है? देखिए, मैं 2-3 बातें प्रैक्टिकल रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और बहुत सालों से तक मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के मुद्दों से जुड़ा रहा हूं।
वास्तविकता ये है कि दिल्ली एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम सब जानते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार के अपने 28 कॉलेजेस हैं, जिसमें गवर्निंग बॉडी दिल्ली सरकार की है, प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट करने की पावर, उसमें खर्चा करने का तमाम जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। तो आईपी यूनिवर्सिटी है, सुभाष चंद्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, और भी यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती हैं। और 2 साल में दिल्ली की सरकार ने एक भी सीट बढ़े इन तमाम जगहों पर उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। एक नया कॉलेज दिल्ली में नहीं खुला। आज भी दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 75% से अधिक छात्र छात्राएं दिल्ली के हैं। ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये फिगर जो दी जा रही है या बातें जो की जा रही हैं, नहीं तो फिर विजय गोयल जी ने क्यों कहा कि वो भी तो इसका समर्थन कर रहा है ना रिजर्वेशन का, फिर वो क्यों समर्थन कर रहे हैं? मैं अपनी बात पूरी बात कह दूं आपको। उनका जो भी व्यू आपके सामने है, मैं उनका व्यक्तिगत व्यू है वो आप उनका नाम लेकर के इस चर्चा को कॉन्ट्राडिक्ट मत करिए। नहीं, क्योंकि आप ही की पार्टी के क्यों ना नाम लिया जाए विजेंद्र जी, क्यों ना नाम लिया जाए? वो तो खुद कह चुके हैं प्रवेश परीक्षा का वो समर्थन कर चुके हैं। हाँ जी, आप छात्रों के हित में बात करने के लिए चर्चा कर रहे हैं या सिर्फ राजनीतिक उलट पुलट के लिए कर रहे हैं? नहीं, आप खुद राजनीति तो आप कर रहे हैं विजेंद्र जी, राजनीति तो आप कर रहे हैं। आपकी पार्टी का एक नेता इसके समर्थन में है, आप कह रहे समर्थन में नहीं है, फिर आप हम पे आरोप लगा देते कि हम सियासत कर रहे हैं। जी, मैंने कब विरोध किया और मैंने कब कहा कि वो गलत कह रहे हैं? मैं एक बात को आपको विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप उससे पहले उसमें राजनीति घुसा रही हैं। राजनीति हम नहीं घुसा रहे, माफ कीजिएगा, राजनीति हम नहीं घुसा रहे, प्लीज। अरे बात तो पूरी होने दीजिए ना। आप ये भी तो आधा घंटा और चर्चा करेंगे, आप सब बातें तब आप कर लीजिएगा। प्रश्न ये है कि दिल्ली के छात्र छात्राओं को यहाँ पर दाखिले का स्कोप होना चाहिए। अब बहुत सारे वेन्यूज हो गए, ऐसा नहीं है सिर्फ बैचलर कोर्सेज के लिए ही स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, देश विदेश में जाते हैं। तो एक विश्वविद्यालय में जब तक कॉलेजेस की संख्या नहीं बढ़ेगी, सीटें नहीं बढ़ेंगी, सिर्फ रिजर्वेशन की बात कहना ये तो बहुत पॉपुलिस्ट डिमांड हो जाएगी। ये तो एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से भागना होगा। जो दिल्ली की सरकार दिल्ली में बैठी है, चुनी गई है, वो चूंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे चल रहे हैं जिसमें उनको बैकफुट पर आना पड़ रहा है, इसलिए वो सिर्फ चर्चा करके छोड़ना चाहते हैं। हाँ। हम तो ये रिसीविंग एंड पर है दिल्ली की सरकार, और ये बताए कि दिल्ली के छात्रों को दाखिला कैसे मिलेगा। आप बॉल हमेशा दूसरे पाले में डालने की कोशिश करते हैं, ये कौन सा तरीका सरकार चलाने का? चलिए जवाब ले लूं विजेंद्र जी, आपकी इजाजत हो तो जवाब ले लूं सौरभ से जवाब ले लिया जाए। सौरभ जी, मैं बिल्कुल, देखिए मैं राजनीतिक बहस नहीं, मैं बिल्कुल लॉजिकल बात आपके आगे रखना चाहूँगा। देखिए ऐसा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन होता है वो परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन होता है। 12वीं में जो आपके नंबर आते हैं उसके बेसिस पे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोर्ड हैं और दिल्ली के अंदर सीबीएसई का बोर्ड है। अब किसी बोर्ड के अंदर नंबर आसानी से 90% आ जाते हैं और किसी बोर्ड में बड़े मुश्किल से आते हैं। सामान्यतः ये माना जाता है कि सीबीएसई के अंदर नंबर लाने मुश्किल है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एसआरसीसी के अंदर इस साल जो बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स में एडमिशन हुए हैं, उसमें 75 से 80% बच्चे तमिलनाडु से आए हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि तमिलनाडु के ही बच्चे इस लायक हैं कि वो एसआरसीसी में एडमिशन लेंगे, मगर वहां पे थोड़े मार्क्स इस बार आसानी से आए हैं, थोड़ा आसान वहां पे चेकिंग हुई है। अब इसके कारण जो बाकी राज्यों से आए हैं बच्चे या दिल्ली से जो बच्चे आए हैं उनको सफरिंग करनी पड़ रही है, उनका नुकसान हुआ है। तो या तो कोई रैशनलाइजेशन का प्रिंसिपल हो जो ये कहे कि भाई फला बोर्ड के इतने नंबर और दिल्ली के बोर्ड के इतने नंबर, यूपी के बोर्ड के इतने नंबर वाले का एडमिशन होगा, या आप ये कहें कि भाई दिल्ली के अंदर 54 कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इसमें से 28 कॉलेज वो हैं जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट पैसा देती है, और 28 में से एक मिनट, आप बाद में अपनी जब आपकी टर्न आए तो आप बताइएगा। उसमें से 12 कॉलेजेस ऐसे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिसमें 100% पैसा दिल्ली सरकार देती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली सरकार 12 कॉलेजों के अंदर 100% अपनी फंडिंग देती है तो वो दिल्ली के लोगों का पैसा है। शायद उनके अंदर तो हम थोड़ा कोटा दिल्ली वालों को, लेकिन ये बताएं जो 2011 में कमेटी बनी थी उसने सिफारिशें दी थी, उसका क्या हुआ? आप उस पर भी तो अमल कर सकते थे, जो कमेटी ने सिफारिशें दी उसका क्या हुआ फिर?
देखिए, मेरे को नहीं मालूम कि 2011 में कांग्रेस की सरकार ने उनके ऊपर क्या किया, और मुझे उन सिफारिशों का पता भी नहीं है, मगर उनके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। हम ये कह रहे हैं कि ये एक समस्या है। दिल्ली के बच्चे 54,000 सीटों के अंदर आप उनको नहीं रख सकते। सरकार काम कर रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रही। हम अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस बढ़ा रहे हैं, 15,000 तक सीटें बढ़ाएंगे। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़ा रहे हैं। एनएसआईटी जो था उसको हम डीम्ड यूनिवर्सिटी से वही चीज आप रिपीट करें। नवल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बिहार से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली आते हैं, एडमिशन लेते हैं, क्या उन पर असर नहीं पड़ेगा अगर इस तरह से हो जाता है तो? देखिए, पहली बात तो ये कि सारे लोग जानते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय राज्य के नहीं होते हैं, हाँ। बल्कि पूरे देश के होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रावधानों को जानने के बावजूद इस तरह की बयानबाजी के पीछे का उद्देश्य क्या है, इसका अनुमान लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि विभिन्न राज्यों में विद्यार्थी ज्यादा नंबर लाते हैं, मैंने सुना कि कई सारे वक्ता इसके पहले भी अलग अलग तरीके की टिप्पणियां करते रहे। अगर दिल्ली सरकार को अपनी शिक्षा व्यवस्था का समाधान करना है तो सबसे बेहतर होता कि आपके अधीन जो विश्वविद्यालय हैं, आप उनके अधीन कॉलेजों की संख्या बढ़ा लीजिए। हाँ। अंबेडकर विश्वविद्यालय के अधीन आप कॉलेज क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? पिछले 20 वर्षों में दिल्ली में नए कॉलेजों की स्थापना नहीं हुई है, तो आपको नए कॉलेजों की स्थापना से किसने रोका है? तो इसका तो सीधा मतलब यह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के जो गरीब और मेधावी छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए जाते हैं, उनके हित कहीं न कहीं प्रभावित होंगे। हाँ। तो मेरी ऐसी मान्यता है कि इन सारे विषयों पर राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठकर एक ठोस विमर्श की आवश्यकता है। दूसरा और सबसे अहम पहलू यह है कि अरविंद केजरीवाल जी से मैं एक सवाल और पूछूंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक मूवमेंट चल रहा है। एडहॉक मूवमेंट पर अभी तक आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी जुबान नहीं खोली है। तो कई सारे मुद्दे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय अभी क्लासरूम की कमी का रोना रो रहा है। जी, तमाम मुद्दे हैं, उसको लेकर भी बात होनी चाहिए। चलिए नवल जी, लौटूंगी, इसका जवाब दूंगी। और वकार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के छात्रों पर कितना असर होगा और वकार साहब इसको लेकर क्या सोचते हैं, आपका जवाब भी लूंगी। डीयू में बाहरी को नहीं पढ़ने देंगे, अभी हमारा आज का मुद्दा। विजेंद्र गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि राजनीति को हवा दी जा रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि जब जब एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है, तमाम सियासी पार्टियां आती हैं, अपनी अपनी राय देती हैं, सियासत करती हैं और फिर उसके बाद खामोश हो जाती है। विजय गोयल जी खुद अपनी लेटर में बिहार टॉपर घोटाले का जिक्र कर चुके हैं। जेडीयू आज विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी का, लेकिन ये वही जेडीयू है जिसने खुद चुनाव लड़ा था बिहार वर्सेस बाहरी को लेकर। सियासत कौन कर रहा है, जनता तय करेगी। लेकिन वकार साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, क्या रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो देश की जनता के सामने अरविंद केजरीवाल जी की जो सच्चाई और हकीकत सामने आ रही है, ये तो हम लोग को बहुत पहले से पता थी। जिस तरह से बाल ठाकरे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बाहरियों के लिए एक जाल बिछाकर एक शातिराना अंदाज में बयानबाजी करते हैं और महाराष्ट्र वर्सेस अदर्स, यूपी और बिहार एक मुद्दा खड़ा करके और महाराष्ट्र के लोगों को भड़का के राजनीति करते हैं, उसी तर्ज पर, बिल्कुल उसी तरीके के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी भी चल रहे हैं। और मुझे बहुत दुख भी है और बहुत खतरा भी लग रहा है कि क्या देश में छात्रों को आपस में लड़ाया जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के या दीगर जो स्टेट हैं, उनके स्टेट के छात्र अगर दिल्ली आएंगे तो क्या कल को अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसी रेखा खींचना चाहते हैं जिसमें दिल्ली के छात्र और बाहरी छात्र आमने सामने खड़े हो जाएं? सौरभ भारद्वाज जी की मैं बात सुन रहा था अभी कि 54,000 सीटें हैं और 2.5 लाख स्टूडेंट पास करते हैं। तो सौरभ भारद्वाज जी, हर स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी सीटें कम हैं और उनके यहाँ हर स्टेट में जो इंटर के छात्र हैं वो हमेशा से ज्यादा रहे हैं। और अगर आपको इतनी फिक्र है तो आप बाकी बाहर के छात्रों के बारे में इस तरह की बयानबाजी ना करते हुए आप स्कूल और कॉलेजेस जो थे, डिग्री कॉलेजेस जो हैं, इनको बढ़ाने का काम करते, सीट बढ़ाने का इंतजाम करते। मैं समझता हूं कि बाहर से जो लोग शिक्षा में इन्वेस्ट करते हैं, बाहर की जो लोग आके कॉलेजेस खोलते हैं, उनको आप अपने क्या बुलाते? क्या आप ये नहीं कहना, क्या आप इसको भूल गए हैं कि दिल्ली के स्टूडेंट क्या बेंगलोर में, पुणे में, मद्रास में, तमिलनाडु में, हैदराबाद में, बंबई में जाके नहीं पढ़ाई करते हैं? क्या आप चाहते हैं? बड़ा वैलिड सवाल है सौरभ भारद्वाज, जवाब रख दीजिए। उत्तर प्रदेश आप पर सियासत करने का आरोप लग रहा है। मैं भारद्वाज जी से मैं वकार साहब इसका जवाब ले लूं, फिर आती हूँ आपके पास, क्योंकि रागिनी भी बात करना चाह रही है। जी, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के और झारखंड के स्टूडेंट एक मुहिम चलाएं
और फिर कहीं अरविंद केजरीवाल साहब के खिलाफ ये ना हो जाए कि हम बाहरी आदमी को अपने उत्तर प्रदेश में घुसकर राजनीति नहीं करने देंगे और मंच पर आकर स्पीच नहीं देने देंगे। सौरभ भारद्वाज, खड़ा कर रहे हैं देश को। जवाब ले लेते वकार साहब। जो सौरभ भारद्वाज, देखिए वकार साहब इतनी जहरीली बातें क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। एक बात को एक्सटेंड करने की भी एक लिमिट होती है। पहली बात मैंने बता दूं, हो सकता है वकार साहब कभी दिल्ली आए ना हो, तो दिल्ली में जो बच्चे 12वीं पास दिल्ली से करते हैं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि उसके अंदर कम से कम 70% बच्चे यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, पंजाब से आए हुए होते हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली का मूल मैं आपको समझाना चाह रहा था, मैं आपको समझाना चाह रहा था, मुझे पता है जब आप इस बात को जानते हैं तो आप छात्रों के बीच में रेखा क्यों खींच रहे हैं? आपको होता आप इतना जहर ना उगलते, ये तो मुझे पता ही है। मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। ये बात तो फिगर है, सभी जानते हैं। गालिबन इस तरह की बात करके आपने स्टूडेंट्स के बीच में आपको नहीं मालूम खींचने का काम किया है कि जिससे स्टूडेंट्स के दिल काले हों, आपस में एक दूसरे के खिलाफ वर्जी करें और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करें और बाद में तलवारें खिंच जाएं। आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? जवाब रखने दीजिए। आप जितना जहर देखिए वकार साहब, जितना जहर आपने आके अभी इस टीवी स्टूडियो में उगला है उतना किसी ने भी नहीं उगला। लकीर, बराबरी, झगड़ा, इसको नहीं घुसने देंगे, ये शब्द तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किए। आप ये जबरदस्ती ठूस रहे हैं। मैं एक साधारण सी बात ये कर रहा हूं कि अगर 12 कॉलेजेस ऐसे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जिसमें दिल्ली सरकार की 100% फंडिंग है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या दिल्ली के बच्चों को, जो दिल्ली के मूलतः नहीं होंगे, हो सकता है यूपी बिहार के होंगे जो दिल्ली से 12वीं पास करते हैं, क्या हम उनको कोटा दे सकते हैं? या क्योंकि अलग अलग बोर्ड्स अलग अलग तरीके से मार्क्स अलग अलग बोर्ड्स के अंदर आते हैं, क्या हम कोई रैशनलाइजेशन का सिस्टम? जवाब मिल गया, खड़ा जवाब मिल गया, तो अब आप अपनी रागिनी पटरी पर आ गए, उत्तर प्रदेश और बिहार की पटरी पर। ठीक है, रागिनी अपनी बात रखिए। सौरभ एक मिनट, रागिनी कुछ कहना मेरा ये रिकॉर्डेड इंटरव्यू दोबारा देख लेना। रागिनी, ये वाला रिकॉर्डेड इंटरव्यू दोबारा देख लेना, आप दोबारा से चैनल में देख लेना मैंने क्या बोला है। वकार साहब इतना हल्का आदमी नहीं हूं जो पलटूंगा। आप हैं जो पलटे। मैं अपनी बात कह लूं, जरा सुन लीजिए। सौरभ सुन लीजिए। देखिए, आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि मैं राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहता और शिक्षा को ही सियासी बाजार में बेचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्पष्टता से कोई बात नहीं कह पाए। पहले उन्होंने कहा कि दाखिले की प्रक्रिया में समस्या है, फिर वो बोर्ड की बात को लेकर आए। अब आप देखिए, दिल्ली में आईसीएसई और सीबीएसई 2 तरीके के बोर्ड हैं जिनसे छात्र परीक्षा पास। मैं सारी बातें कह रहा हूं। लेकिन ये बोर्ड दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। पूरे देश में बहुत सारे प्रदेशों में बहुत सारे स्टूडेंट्स आईसीएसई और सीबीएसई के एग्जाम देते हैं। और मैं याद दिला दूं सौरभ भारद्वाज को कि अगर स्टेट बोर्ड की बात करें तो उन्हीं की सरकार बनते ही ये बात उठाई थी कि दिल्ली का एक अलग एजुकेशन बोर्ड बनाया जाएगा। वो भी एक जुमला छोड़ा और उसके बाद ठंडे बस्ते में। अब 28 कॉलेज जो कि दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, जो कि इन्हीं की सरकार द्वारा फंडेड हैं, उसके ऊपर भी एक शिगुफा छोड़ा था कि हम उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाहर ले जाएंगे और फिर उसमें दिल्ली के छात्रों को आरक्षण देंगे। लेकिन वो बात भी ठंडे बस्ते में चली जाती है। समस्या ये है कि ये समाधान नहीं चाहते। ये जैसे ही एक हफ्ता बीतता है बिना मीडिया अटेंशन के, ये एक और नए खड़ा करते हैं और उस पर ये अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करते हैं। मैं एक बात और कह दूं जल्दी से, जेडीयू के प्रवक्ता ने अच्छी बात यहाँ पर बताइए, रागिनी जी सॉल्यूशन बताइए। दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर्स का प्रमोशन रुका हुआ है, उनका अपॉइंटमेंट रुका हुआ है। जो बच्चे हैं उनके रिजल्ट की इवैल्यूएशन नहीं हुई, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। क्या आपने इसके बारे में मोदी सरकार से बात की? क्या आपको लगता है कि दिल्ली के छात्रों का इससे नुकसान नहीं हो रहा है? समस्या ये, अब प्रॉब्लम ये है कि हमने तो समाधान के रूप में यूनिवर्सिटियां खड़ी की, आप समाधान के रूप में एक बार फिर केंद्र सरकार से टकराने वाले हैं। रागिनी, समाधान एक और हो सकता था। ये सवाल तो कांग्रेस पर भी आएगा कि 2011 में जब कमेटी बनाई गई थी, एक्सपर्ट कमेटी, उसने जो सिफारिशें दी थी, आप लोगों ने भी तो उसको लागू नहीं किया ना। ये सवाल तो रागिनी आप पर भी आएगा। नवजोत, हमने जो लागू किया वो भी तो प्रमाण है। हमने दिल्ली के छात्रों को 85% तक उच्च शिक्षा में सम्मिलित होने का मौका दिया। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, लॉ स्टूडेंट्स को, आर्ट्स के स्टूडेंट्स को अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में
आज 1.5 साल हो गया, इन्होंने एक नई सीट नहीं बढ़ाई, एक नई नींव का पत्थर नहीं डाला, और ये वापस कांग्रेस पार्टी पर सवाल। अरे आप तो वैकल्पिक राजनीति करने वाले थे, आप बीजेपी और कांग्रेस से सवाल मत पूछिए। ठीक है नवल जी, नवल जी, 2G किया, कॉमनवेल्थ गेम्स किया, नवल जी बोलिए, नवल जी बोलिए, आपने क्या किया? नवल जी बोलिए। देखिए मेरा मात्र 2 सवाल है सौरभ भारद्वाज जी से। पहला सवाल यह है, आपने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लड़के आकर 70% भर जाते हैं। अब यूपीएससी में आईएएस की परीक्षा में बिहार के लड़के भर जाते हैं तो यह बिहार का दोष है? आईआईटी की परीक्षा में बिहार और यूपी के लड़के आपसे बाजी मार लेते हैं तो यह बिहार का दोष है? बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रति यह सौतेलापन क्यों? एक। दूसरी बात है, पर नवल जी आप ये बताएं, आपने तो पूरा चुनावी बिहार वर्सेस बारी का लड़ा है, अब आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि वो खुद आपके साथ वहां पर मंच साझा कर चुके हैं। हमारा चुनाव नहीं नवजोत जी, हमारा चुनाव पूरी तरह विकास के मुद्दे पर लड़ा गया। हमने विकास के मुद्दे को लेकर कभी डायल्यूट नहीं किया, कभी डायल्यूट हम नहीं हुए, यह बात की बात है। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है बिहारी वर्सेस बारी का क्या कोई पोस्टर नहीं लगा पूरे बिहार में चुनावों के दौरान? बाहरी शब्द का इस्तेमाल बीजेपी के नेताओं ने किया। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने आकर जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, हमने उसकी जवाबी प्रतिक्रिया में सारी बातें कही। हमने तो पूरे चुनावी कैंपेन को विकास पर केंद्रित किया रखा। यानी एक ने सियासत की तो आपने जवाब में ये संदेश दे दिया, बिहारी बनाम जी, एक ने सियासत की तो जवाब में आपने उसी लहजे में संदेश दे दिया। ये नहीं, प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसलिए केजरीवाल जी की प्रतिक्रिया में मैं यह सवाल पूछ रहा हूं कि आप एडहॉक मूवमेंट पर भी अपनी जुबान खोलें। दूसरी बात है कि आप अगर इस तरह की मांग उठाएंगे, कल आईआईटी में मांग उठेगी, परसों आईआईएम में मांग उठेगी, तो फिर भारत की जो संघीय संरचना है, भारत में जो संघीय व्यवस्था है, उसका क्या होगा? फिर अरविंद केजरीवाल और राज ठाकरे में क्या अंतर रह जाएगा? बिल्कुल समाजवादी पार्टी के नेता ने सही कहा, आप नए कॉलेजों की स्थापना के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं दिखा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के सारे कॉलेज क्लासरूम की कमी का रोना रो रहे हैं, शिक्षकों की कमी का रोना रो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली के विद्यार्थियों की समस्या का समाधान हो, तो समाधान की चाबी तो आपके अपने हाथ में है। आप इच्छा शक्ति मजबूत करें, खुद ब खुद समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके लिए बिहार और उत्तर प्रदेश पर तोहमत लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात है कि आपका यह बयान पूरी तरह भारत की संघीय भावना के खिलाफ है। और विजेंद्र गुप्ता जी से मैं एक सवाल पूछूंगा कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो सवाल उठाया है, बस मैं एक मिनट, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने जो सवाल उठाया है, उसी सवाल को लेकर विजय गोयल जी काफी पहले से राजनीति करते आ रहे हैं। ये 85% आरक्षण की मांग करते आ रहे हैं विजय गोयल जी भी। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन की अभी जो व्यवस्था है, आप ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन को मिला लें तो रिजर्वेशन को मिलाने के बाद 50% से ज्यादा ऐसे ही हो जाता है। तो फिर विजय गोयल जी और बीजेपी को भी जवाब देना चाहिए कि आप 85% रिजर्वेशन की आड़ में, जी से यही सवाल करने वाली थी जो आपने कर दिया। विजेंद्र जी जवाब रख दीजिए, क्या तमाम सियासी पार्टियां एडमिशन प्रोसेस को लेकर सियासी रोटियां नहीं सेक रही? विजेंद्र जी, रागिनी विजेंद्र जी से जवाब ले लो। विजेंद्र जी, देखिए नवजोत इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली के में छात्र छात्राओं को दाखिले के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। और उसका एक बड़ा कारण है कि पिछले 20 साल में लगभग दिल्ली में कोई नया कॉलेज नहीं खुला है। किसी भी प्रकार की दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कॉलेजेस की संख्या बढ़ नहीं रही है। आम आदमी पार्टी ने भी 2 वर्ष पहले ये कमिटमेंट की थी, लेकिन एक भी कॉलेज प्रारंभ नहीं किया है। वास्तविकता ये है कि सीटें बढ़नी चाहिए, वास्तविकता यह है कि कॉलेजेस बढ़ने चाहिए, वास्तविकता यह है कि क्लासरूम बढ़ने चाहिए। और दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे जो मतलब है, एक सेकंड देखिए, सवाल ये है कि दिल्ली में जो हायर एजुकेशन जो है, जो कॉलेज एजुकेशन जो है, जो प्रोफेशनल कोर्सेज जो है, जो अदर देन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो है, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। क्या सरकार आईपी यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने में सरकार ठीक है, इसी का जवाब सौरभ भारद्वाज से लेंगे। यूं में बाहरी को नहीं पढ़ने देंगे, आप इसी पर कर रहे चर्चा। क्या एडमिशंस को लेकर तमाम सियासी दल अपनी सियासी रोटियां सेक रहे, क्या इस पर सियासत? और इसी पर हम जवाब भी लेंगे सौरभ भारद्वाज से। वकार साहब जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। वकार साहब, सौरभ मैं आ रही हूँ, बस आपका जवाब लूंगी। वकार साहब का सवाल है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि अगर आप चाहते हैं और आपके दिल में सच्चाई से काम करने का एक
बात आती है तो आपको काम करना है, बयानबाजी से आपको बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सन 2012 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभाली थी तो 62 से 63 साल के इतिहास में उत्तर प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेजेस थे, और आज के दौर में जो आज आप चेक कीजिएगा तो 14 मेडिकल कॉलेजेस हैं। यानी 63 साल में 6 और 4.5 साल में 8 मेडिकल कॉलेजेस हमारे मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश जी ने बना के दिखा दिए। 150 से ज्यादा अस्पताल बनाए गए हैं नए, और 3 से 4 आर्मी स्कूल आए हैं। न जाने कितने स्कूलों को कहना क्या चाह रहे हैं बकार साहब? कितनों को डिग्री कॉलेज किया गया है। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी, आप अरविंद केजरीवाल रहें और अपनी जो छुपी हुई आपके अंदर एक जहर वाली तीर चलाने वाली जो अदा है उसको बंद करें। आप बाल ठाकरे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के नक्शे कदम पे ना चले। आपकी राजनीति के लिए और देश के भविष्य के लिए, दोनों के लिए बेहतर नहीं होगा। ठीक है, सौरभ भारद्वाज जवाब रख दीजिए। सौरभ। अच्छा देखिए, हमारा मुलायम सिंह से कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहते, और जिन 63 सालों का जिक्र कर रहे हैं उसमें मुलायम सिंह कई बार मुख्यमंत्री बने, शायद इनको याद नहीं है, मैं इनको याद दिला दूं। दूसरी बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर नया कैंपस खोला गया। अपने कार्यकाल में दिल्ली में कितने मेडिकल कॉलेज बनाए? आपने दिल्ली में कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए और कितने कॉलेज खोले? चैलेंज बता दीजिए भाई। मुझे नहीं पता। देखिए सौरभ को भविष्य काल देखिए, मुझे नहीं पता कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। वस्तुस्थिति ये है कि अभी तक कोई काम हुआ ही नहीं है। आपसे मैं आपको ये बताऊं, करमपुरा के अंदर अम्बेडकर, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, अरे भाई सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का नया कैंपस करमपुरा के अंदर तैयार हो गया है। मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन लीजिए। देखिए, आप आईना नहीं है, आप जो हैं आप जानते हैं क्या है। ठीक है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का नया कैंपस करमपुरा के अंदर तैयार हो गया है, उसके अंदर एडमिशन दोबारा शुरू हो गए हैं। उसके अलावा 3 नए कॉलेजेस बन रहे हैं। रामानुजम कॉलेज बन रहा है, दौलत राम कॉलेज के अंदर नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, भारती कॉलेज के अंदर नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर सीटें बढ़ रही हैं, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले 2 साल के अंदर 15,000 सीटें तक बढ़ रहेंगी। अच्छा, अगर कुछ हो रहा है, अभी काम चल रहा है, आप जाके जरा देखिए, नई बिल्डिंग बन रही है, करमपुरा तक पूरा नया कैंपस बनाया गया है। केवल जुमले। अच्छा एक बात बताइए, अगर कुछ हो रहा है तो आपकी वजह से हो रहा है, अगर कुछ हो रहा है। देखिए, ये तो बड़ी अजीब बात है कि अगर मैं बताऊं कि ये हो रहा है। चलिए, बता रहे हैं सौरभ भारद्वाज की तमाम योजनाएं अभी पाइपलाइन में चल रहा है, उस पर काम, लेकिन खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो सही नहीं है, उसको बदला जाना चाहिए। लेकिन इसको लेकर तमाम सियासी दल भी मुखर हो गए हैं और इसको लेकर सियासत भी हो रही है। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, आप रहिए हमारे साथ।